सगीर ने अपने बयान की इब्तदा लड़कपन के उस दौर से की जब इंडियन फिल्मों ने इसके जहन पर बड़ा ही हसीन आसेब तारी कर दिया था। इसका बाप, इसकी माँ और दो जवान बहनें इंडियन फिल्मों की इतनी शदाई थीं कि इस पूरी फैमिली ने अपनी तफरीह का ज़रिया सिर्फ फ़िल्म बीनी को ही बना रखा था। वीसीआर घर में मौजूद था और आए दिन वीडियो कैसेट लाने के लिए पैसे भी मौजूद थे और रोक और रुकावट नहीं थी। इंडियन फिल्मों की एक्ट्रेसों के मुख्तलिफ पोज इकट्ठे करके एल्बम में लगाते रहना सगीर की हॉबी बन गई। उसी उम्र में सगीर के जहन पर बम्बई सवार हो गया और इंडिया को वो तलिस्म होश रुबा जैसा मुल्क समझने लगा। आवारगी पैदा करने वाले दीगर अनासिर भी कार फरमा थे। बुनियादी अंसर फरार का था। हकीकत से नज़रें चुराकर फरार के दिलकश और हसीन ज़राए इख्तियार करना सगीर की फितरत सानी बनना शुरू हो गया। सगीर ने अपने बयान में अपनी आवारगी की तफसीलात सुनाई और फिर सुनाया कि वह किस तरह नौजवानी में जाकर किसी की बातों में आ गया और उसे उस वक़्त असल बात मालूम हुई जब इसे ज़हनी तौर पर जासूस बनाया जा चुका था। इस अमल से उसे दिल्ली में से गुजारा गया। इसकी ब्रेन वॉशिंग ऐसी महारत से की गई कि वो महसूस ही ना कर सका कि वह अपने इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ एक काफिर मुल्क के हक़ में गद्दारी कर रहा है। वो तो यूँ मसरूर और मुतमईन हो गया था जैसे जहन्नम से जन्नत में पहुँचा दिया गया हो। इसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि इसने जासूसी और तखरीबकारी में बड़ी जल्दी महारत हासिल कर ली थी और दिलो जान से अपने वतन की जड़ें काटने में सरगर्म हो गया। इसके हिंदू आकाओं ने देख लिया कि यह तो बड़े काम का एजेंट मिल गया है। उन्होंने इसे कुछ ऊंचा दर्जा दे दिया और इसे बड़ी बड़ी वारदातें करवाईं और उन्होंने जो इसे ऐशो इशरत करवाई वो कोई आम आदमी ख्वाब में भी नहीं देख सकता। क्या तुम एक बात बता सकते हो? ISI के डायरेक्टर जनरल ने पूछा। इतनी ज़्यादा ऐशो इशरत छोड़कर तुम अपनी असलियत में किस तरह आ गए हो? तुम्हें किस तरह ख्याल आ गया कि तुम मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो और हिंदू तुम्हारे दीन और तुम्हारे वतन का दुश्मन है? हाँ सर, सगीर ने कहा, मैं कोई फ़लसफ़ा पेश नहीं करूँगा। मेरी वापसी की वजह यह हुई कि मेरे किए हुए एक धमाके में मेरा अपना सगा भाई मारा गया। मैंने इसकी लाश के टुकड़े इकट्ठे किए। अपनी माँ और अपनी बहनों की चीखें मुझे यूँ लग रही थी जैसे मेरे जिस्म से तीर पार हो रहे हों। मुझे ख्याल आया कि हिंदुस्तानी तखरीबकार पाकिस्तान में जो धमाके करते हैं इनमें मेरे भाई जैसे नौजवान मारे जाते हैं और इनकी माएँ और इनकी बहनें इसी तरह चीखती और चिल्लाती हैं। और क्या इस आओ बका से अर्श में भौंचाल नहीं आ जाता होगा? सगीर ने तफसील से बताया कि इसने अपने रिंग लीडर से कह दिया कि वह अब इनसे अलग होने का फ़ैसला कर चुका है। फिर जिस तरह रिंग लीडर ने इसे ट्रिंकुलाइज़र देने का सिलसिला शुरू किया और फिर एक बड़ी हसीन जमील और नौजवान लड़की ने सगीर को अपने शीशे में उतारा, वो सुनाया और सुरेश कुमार का नाम लिया जो इसका दिली हमदर्द बन गया। सगीर ने बताया कि वो महसूस ही न कर सका कि इसे खाने में ट्रिंकुलाइज़र दिए जा रहे हैं और ये हसीन जमील लड़की और इसका साथी इसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, बल्कि हुआ ये कि सगीर इंडिया जाने के लिए बेताब हो गया। फिर सरहद पार करते उसे गोली लग गई और उसे अम्बाला के मिलिट्री अस्पताल में पहुंचा दिया गया। डॉक्टर रशीद और खालिदा के मतलब तो इसने बड़ी लंबी बात की और बताया कि उन्होंने ख़ुसूसन डॉक्टर रशीद ने किस तरह इसे ट्रिंकुलाइज़र इंजेक्शनों से बचाया और फ़रार कराया। इसने अपने फ़रार की सारी दास्तान सुनाई जो सुनकर मेजर जनरल, कर्नल और मेजर हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने रूह की गहराइयों से अपने गुनाहों और गद्दारी जैसे कबीरा गुनाह से तौबा कर ली थी। सगीर ने कहा, अपने आप ही मेरे वजूद में एक मर्द मोमिन और सच्चा पाकिस्तानी बेदार हो गया और मैंने अमलन देख लिया कि जो कोई सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा करता है अल्लाह ताला इसका हाथ थाम लेता है और इसे सिराते मुस्तकीम पर डाल देता है। क्या तुम अपनी रिंग को बेनकाब करोगे? मेजर जनरल ने पूछा। हाँ सर, सगीर ने कहा, अपनी रिंग को मैं सिर्फ आपके सामने बेनकाब करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ आते ही कह दिया था कि मैं सिर्फ डायरेक्टर जनरल साहब को पूरा बयान दूंगा। सिर्फ मेरे आगे क्यों? मेजर जनरल ने पूछा। ये इसलिए, सगीर ने कहा, मैं चंद ऐसे चेहरों से नकाब उठाऊंगा जिन पर कोई मेजर जनरल यह हाथ डाल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आपके अफसर अपने फ़राइज़ में बददियानती करेंगे, लेकिन नीचे वाली सतह से बात बाहर निकल जाती है और असरो रसूख अपना रंग दिखा जाता है। मेजर जनरल के कहने पर सगीर ने 3 नाम लिए। ISI के तीनों अफसर चौंक उठे और हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। सोच समझ कर बात करो सगीर, मेजर जनरल ने कहा, ऐसा ना हो कि तुम्हें लेने के देने पड़ जाएं। यही तो पाकिस्तान की असल ख़राबी है, सगीर ने कहा। यहाँ सच बोलने वाले को लेने के देने ही तो पड़ा करते हैं। सबूत फराहम करना और मुखबरों के ज़रिए इनके दरे पर्दा सरगर्मियों की रिपोर्ट लेना आपका काम है।
मैंने जो कहा है ये गलत नहीं है। सगीर ने बताया कि इसने 3 मुख्तलिफ मकामात पर बम धमाके किए हैं। ये भी बताया कि बम कहाँ से मिलते हैं और अब भी वहीं से मिलते होंगे। इसने इस जगह की निशानदेही कर दी। तुम्हारा रिंग लीडर कौन था? मेजर जनरल ने पूछा। महेंद्र पाल आहूजा, सगीर ने जवाब दिया। आमतौर पर महेंद्र आहूजा कहलाता है। लाहौर में एक आला किस्म की कोठी में रहता है जिसके बाहर इसका नाम M.A. खान लिखा है। अब मालूम नहीं वहीं रहता है या कहीं और शिफ्ट हो गया है। क्या तुम एक पाकिस्तानी मेजर उस्मान को जानते हो? मेजर जनरल ने पूछा। शायद नहीं, सगीर ने कुछ सोच कर जवाब दिया। इसे देखूं तो शायद पहचान लूँ। इस कोठी में पाकिस्तानी एजेंट आते रहते थे। मैं तो वहाँ नहीं रहता था, आना जाना लगा रहता था। इस तरह मैं कई चेहरों को देखकर पहचान सकता हूँ। मेजर जनरल ने कर्नल और मेजर से कहा कि वो सगीर से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। इन दोनों अफसरों ने कई एक बातें नोट कर लीं जो वो सगीर से बारी बारी पूछने लगे। वो तो बात की खाल उतार रहे थे। सगीर के किसी जवाब से ही बात निकाल कर इस पर जिरा करते और अपने शकूक रफा करते जा रहे थे। सगीर बगैर घबराए खुदा तमादी से जवाब देता जा रहा था। आखिर तफ्तीश ख़त्म हुई और मिलिट्री पुलिस के हवालदार को बुलाकर सगीर को इस हुक्म से इसके हवाले कर दिया गया कि इसे बाहर मौजूद रखे। इसके जाने के बाद मेजर जनरल ने डॉक्टरों को बुलवाया जो डॉक्टर रशीद का इंटरव्यू ले रहे थे और इस मेजर को भी बुला लिया जिसे खालदा से पूछगछ करनी थी। इन सब ने आपस में तबादला ख्यालात किया। डॉक्टरों ने वसूख से कहा कि रशीद वाकई डॉक्टर है, लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि किस नीयत और किस इरादे से पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। खालदा से तफ्तीश करने वाले मेजर ने खालदा के मुतल्लिक ठीक रिपोर्ट दी और कहा कि ये लड़की शकूक व शुबहात से पाक मालूम होती है। खालदा ने डॉक्टर रशीद और इसके ख़ानदान के मुतल्लिक भी तमाम बातें बता दी। इससे सगीर के बयान की तस्दीक हो गई। बहुत देर के बहस मुबाहिसे के बाद ये अफसर इस हतमी राय पर पहुँचे कि इन तीनों ने अपने मुतल्लिक तमाम शकूक रफा कर दिए हैं। डॉक्टरों को फारिग कर दिया गया क्योंकि इनका अब वहाँ कोई काम नहीं था। मेजर जनरल ने हुक्म दिया कि सगीर को फिर अंदर बुलाया जाए। 2-3 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि सगीर फिर इन अफसरों के सामने बैठा था। लो, सगीर, ISI के डायरेक्टर जनरल ने कहा, अब हम तुम्हें एक खबर सुनाते हैं। तुम्हारा रिंग लीडर महेंद्र आहूजा हमारे एक सेल में बंद है। कुछ और आदमी भी पकड़े गए हैं और 3 लड़कियां भी हैं। तुम्हें इनके सामने से गुजारेंगे और तुम बताना कि इनमें से किस किस को पहचानते हो और इनकी सरगर्मियों के मुतल्लिक जो कुछ जानते हो हमें बताना। ISI के इन अफसरों को अभी सगीर की मुजरिमाना जहानत का पता नहीं चला था। मेजर जनरल की बात सुनकर वो गहरी सोच में खो गया और चंद सेकंड बाद इसने मेजर जनरल की तरफ देखा। मैं आपकी अक्लो दानिश और तजुर्बे तक नहीं पहुंच सकता, सगीर ने कहा। मैं एक तजवीज़ पेश करता हूं, अगर इस पर गौर करें तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर तरीका होगा। मेजर जनरल ने इससे पूछा कि इसकी तजवीज़ क्या है। इसने बताया कि इसे अगर ठीक ठाक हालत में इनके सामने से गुजारा गया तो इन्हें शक हो जाएगा कि वादा माफ गवाह बना लिया गया है या वो ISI का इन्फॉर्मर बन गया है। इसने ये तरीका सोच कर पेश किया कि वो ऐसे हुलिये में इनके सामने से गुजारा जाए जैसे इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे टॉर्चर भी किया गया है। उस वक्त सगीर ने जो शलवार कमीज़ पहन रखी थी वो साफ़ सुथरी थी और इसने शेव कर रखी थी और बालों में कंघी की हुई थी। वो बिल्कुल ताज़ा दम लगता था। मेजर जनरल के कहने पर एक मेजर दौड़ा गया और कुछ देर बाद वो किसी अर्दली की पुरानी सी खाकी पतलून और मैली कुचैली सी बुनियान ले आया। सगीर ने ये पतलून और बुनियान पहन ली। फिर बाहर से थोड़ी सी मिट्टी मंगवा कर सगीर ने अपने बालों में डालकर सर की अच्छी तरह मालिश की, जिससे इसके बालों की चमक ख़त्म हो गई और बाल बिखर गए। अपने यही हाथ इसने मुंह पर मल लिए और कहा कि इसे हथकड़ी लगा ली जाए और मिलिट्री पुलिस का एक हवालदार हथकड़ी पकड़ ले और पुलिस का एक जवान पीछे पीछे चले। सगीर के हाथों को हथकड़ी भी लग गई और मिलिट्री पुलिस के हवालदार और जवान से कहा गया कि इसे इन कोठरियों के सामने इस तरह गुजारा जाए जैसे ये कैदी है और इसे तफ्तीशी कमरे में बहुत टॉर्चर किया गया है। इन्हें बता दिया गया कि ये ठीक तरह नहीं चलेगा और कोठरियों के सामने इस तरह रुकेगा जैसे इसमें चलने की सकत ही न रही हो। हवालदार इसे आगे को खींचेगा और इस तरह बात करेगा जिस तरह यहाँ मुश्तबा और मुल्ज़िमों के साथ की जाती है। सगीर को हवालदार और जवान डायरेक्टर जनरल के कमरे से ले चले तो वो इस तरह कदम घसीट कर चला जैसे अगले कदम पर गिर पड़ेगा। सबकी हंसी निकल गई और इन्हें यह अंदाज़ा भी हो गया कि सगीर अपने मुजरिमाना फ़न में कितना उस्ताद है। बाहर ले जाकर इसे इस तरफ ले गए जहाँ बहुत से सेल थे और इनमें मुल्ज़िम और मुश्तबे बंद थे। सगीर पहली कोठरी के सामने रुक गया और हथकड़ी
में बंधे हुए दोनों हाथ इस कोठरी के सलाखों पर रख दिए और रुक गया, जैसे वो गिरने लगा हो। हवालदार ने हथकड़ी को हल्का सा झटका देकर सगीर को डांटा और आगे चलने को कहा। सगीर ने सर सलाखों के साथ लगाकर अंदर देखा। वहाँ फर्श पर मेजर उस्मान बैठा था। वो जालिमों, सगीर ने कराहते हुए कहा, मुझे जान से ही क्यों नहीं मार डालते, ज़रा दम ले लेने दो। हवालदार और इसके साथ का जवान सगीर को घसीटने लगे। सगीर मेजर उस्मान को अच्छी तरह देख चुका तो आगे चला। इसी तरह इसे 2 कोठरियों के सामने से गुजारा गया। वो हर कैदी का चेहरा गौर से देखता गया। आगे कोठरी में इसका रिंग लीडर महिंदर आहूजा फर्श पर बैठा था। इसे देखते ही सगीर ने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी और अपना जिस्म सलाखों पर फेंक दिया और घुटनों को ऐसे खम दिया जैसे खड़ा नहीं रह सकेगा। ओ महिंदर काफिर, सगीर ने इस तरफ कराहते हुए कहा, जैसे बड़ी मुश्किल से बोल रहा हो। 2-3 गालियाँ देकर बोला, तूने मेरी निशानदेही करके मुझे पकड़वाया है, वरना मैं इन लोगों के हाथ कभी ना आता और सरहद पार कर जाता। महिंदर ने अभी तक इकबाली बयान नहीं दिया था, ना ही मान रहा था कि पाकिस्तान में वो जासूसी कर रहा है। सगीर की ये बात और गालियां सुनकर इसका मुंह खुल गया और आंखें तो ऐसे खुली जैसे डेले बाहर आ गए हों। सगीर ने हवालदार की तरफ देखकर आंख से इशारा किया। हवालदार ने इसे बड़ी गरजदार आवाज़ में डांट कर बाजू से पकड़ा और इसे अपनी तरफ घसीटा। चल लो आगे चल, हवालदार ने इसे घसीटते हुए कहा, तुझे मरने भी नहीं देंगे और तू जिंदा भी नहीं रहेगा। पीछे से मिलिट्री पुलिस के सिपाही ने धक्का दिया और सगीर अगली कोठरियों में झांकता गया। इसे कुछ अजनबी चेहरे नजर आए और एक कोठरी के सामने इसने वही एक्टिंग की जो महिंदर आहूजा की कोठरी के सामने की। इस चेहरे को तो वो बहुत ही अच्छी तरह पहचानता था। इसे सगीर ने सुरेश कुमार कहकर 2-3 गालियां दी और इसे ये भी कहा कि तूने मुझे पकड़वाया है, वरना मैं किसी के हाथ आने वाला नहीं था। वो एक हिंदू सुरेश कुमार था, जवान आदमी था। तेज़ी से उठा और सलाखों तक आ गया। मैंने तुम्हें नहीं पकड़वाया भाई, सुरेश कुमार ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता पहचानता ही नहीं। ये जानता हूँ कि तुम्हें इन लोगों ने इतना टार्चर किया है कि तुम्हारा दिमाग माऊफ हो गया है और तुम अपने पराये को पहचानते नहीं। सगीर के इशारे पर हवालदार और जवान इसे वहाँ से ले गए और इन कोठरियों के सामने से गुजरने लगे जहाँ 3 लड़कियाँ बंद थीं। सगीर ने तीनों को गौर से देखा लेकिन रुका नहीं। इसने अपनी चलने की रफ्तार इस तरह कर ली जैसे कदम उठाने के काबिल नहीं रहा। इसने तीनों चेहरे बड़ी गौर से देख लिए और आगे निकल गया। कुछ और आगे जाकर इसने हवालदार से कहा कि अब हथकड़ी खोल दे। हथकड़ी खुल गई और वो अपनी कुदरती और ठीक ठाक चाल चलने लगा और डायरेक्टर जनरल के दफ्तर में जा पहुंचा। कहो भाई, मेजर जनरल ने पूछा, क्या देखा है? आया सही जिंदाबाद, सगीर ने कहा, आपने बड़े जहरीले सांप को पकड़ लिया है। यही है महिंदर पाल आहूजा, कराची तक इसका कंट्रोल है। पहले इस हल वाले को मैंने इस कोठी में चंद मरतबा देखा है। आपने जिस मेजर उस्मान का पूछा था वो यही लगता है। क्या ये मेजर उस्मान है? इसे बताया गया कि यही मेजर उस्मान है। सगीर ने पूरे वसूख से बताया कि ये इसी रिंग का आदमी है और जो लड़कियां बंद हैं इनमें एक लूसी कहलाती है और मेजर उस्मान को इस लड़की के हवाले कर रखा था। इस लड़की का आपने हुस्न और जिस्म देखा है, इसका जादू चलता नहीं देखा। गुस्ताखी माफ सर, अगर इसे आपके पास तन्हाई में बिठा दिया जाए तो आपको भी अपने तलीसम में गिरफ्तार कर ले। सगीर ने लूसी को तो पहचान लिया, लेकिन इसने इन लड़कियों में से एक लड़की की गिरफ्तारी पर दिली खुशी का इजहार किया। ये थी मुन्नी। उस लड़की का असल नाम तो कुछ और ही होगा, लेकिन सगीर की मुजरिमाना और गद्दाराना ज़िंदगी में वो मुन्नी के नाम से दाखिल हुई थी। इसके बाद सगीर को इस शख्स को सलाखों के पीछे देखकर खुशी हुई जिसे इसने सुरेश कुमार नाम से मुखातिब किया और गालियाँ दी। सुरेश और मुन्नी का पहले तफसीली जिक्र आ चुका है। सगीर ने ISI के अफसरों को बताया कि इसने जब इस रिंग से और जासूसी से अलहदगी का ऐलान किया तो महिंदर आहूजा ने इस लड़की और इस सुरेश कुमार को सगीर के पीछे डाल दिया था। गुनहगार तो मैं खुद ही हूँ सर, सगीर ने कहा। मैं खुद अपने वतन के इन दुश्मनों से जा मिला। इसे मेरी कमज़ोरी कह लें, बददियानती और गद्दारी कह लें, लेकिन एक बात ज़रूर सुन लें। मैंने तहिया कर लिया था कि इनसे अलग हो जाऊँगा और अल्लाह से गुनाह माफ़ करवाऊँगा, लेकिन इस लड़की मुन्नी ने मुझ पर ऐसा तिलिस्म ऐसे अंदाज से तारी किया कि मैं अपना अहद ही नहीं बल्कि अपनी ज़ात को भी भूल गया। ये तो अम्बाला के अस्पताल में डॉक्टर रशीद ने मुझे बताया कि मेरे जहन में इन लोगों ने ट्रंकुलाइज़र दवाइयों के ज़रिए अपने कब्ज़े में किया हुआ था। मैंने कभी भी महसूस नहीं किया कि मैं नशे में हूँ। मुन्नी मुझ पर अपनी मोहब्बत का नशा तारी किए रखती। मुझे यकीन आ गया था कि ये हसीन व जमील लड़की मुझ पर मर मिटी है, जो मेरे लिए बिल्कुल ही अनोखी और रूह अफ़ज़ा थी। इस लड़की की मोहब्बत बिल्कुल नंगी थी। सुरेश कुमार मेरी दोस्ती का दम भरता और यूँ लगता है जैसे मुझ पर अपनी जान भी कुर्बान कर देना चाहता हो। ज़्यादा तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझ सकते हैं कि मैं कैसे फंदे में आ गया था।
सगीर को इतना ज़्यादा आजमाया जा चुका था कि अब इसके ख़िलाफ़ कोई शक नहीं रह गया था। सगीर ने डॉक्टर रशीद और खालदा को भी शकूक और शुबहात से पाक कर दिया। ISI के अफसरों ने यह भी देख लिया कि सगीर गैर मामूली ज़हानत का मालिक है। अब इन अफसरों के सामने मसला ये था कि जिन अफराद को उन्होंने गिरफ़्तार करके कोठरियों में बंद कर रखा है, इनमें से कोई एक भी इकबाली बयान नहीं दे रहा। इसमें तो कोई शक नहीं रह गया कि ये जासूसों का गिरोह है, लेकिन इनकी ज़ुबान से कुछ वारदातें सुनना ज़रूरी था और फिर इनसे निशानदेहियाँ भी करानी थी। सगीर पर इन अफसरों को इतना एतबार आ गया था। एक अफसर ने सगीर से कहा कि वो इस मसले में क्या मदद कर सकता है। सगीर से मदद लेने का मतलब ये नहीं था कि ISI का डायरेक्टर जनरल, कर्नल और दूसरे अफसर अनाड़ी थे और बेबस और मजबूर हो गए थे। इनके पास अकल भी थी, तजुर्बा भी, और वो ज़ुबानें खुलवाना भी जानते थे। लेकिन ये अज़राए मजाक था या ये अफसर तफ्तीश का रास्ता छोटा करना चाहते थे कि उन्होंने सगीर की मौजूदगी में इस मसले पर बात की। सर, मेरे जहन में एक तरकीब आई है, कर्नल ने कहा, आप सुन लें, अगर ठीक लगे तो इस पर अमल करते हैं। मेरा ख्याल है कि सगीर को इन मुलजिमों ने देख लिया है और इन्हें यकीन आ गया होगा कि सगीर भी गिरफ्तार हो गया है। क्यों सगीर? हाँ सर, सगीर ने कहा, मैंने एक्टिंग में कोई कसर तो नहीं रहने दी। मेरा भी यही ख्याल है कि मेरे रिंग के इन अफराद को यकीन आ गया है कि मैं भी पकड़ा गया हूँ। आपकी तरकीब क्या है? मेजर जनरल ने पूछा। वो इस तरह है सर, कर्नल ने कहा, सगीर को हम इसी मसले में इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठा देते हैं, बाहर संतरी खड़ा कर देंगे, पहले रिंग लीडर को इसी कमरे में ले जाकर बिठाएंगे और हमारा कोई मेजर इन्हें डांट कर हुक्म देगा कि आपस में कोई बात नहीं करनी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेजर बाहर निकलकर दरवाजे की चटखनी बाहर से चढ़ा देगा, जिसकी आवाज़ कमरे के अंदर सुनी जाएगी। सगीर एक्टिंग करते हुए रिंग लीडर के साथ बातें शुरू कर देगा। मैं शायद आपका मतलब समझ गया हूँ, मेजर जनरल ने कहा। वहाँ कहीं माइक छुपा कर रखा जाएगा और टेप रिकॉर्ड भी कहीं पोशीदा मौजूद होगा। यस सर, कर्नल ने कहा, माइक और टेप रिकॉर्डर को छुपा कर रखने का अहतमाम किया जाएगा। सगीर को हम बता देंगे कि ये क्या बातें करेगा। रिंग लीडर के बाद इस लड़की और फिर सुरेश कुमार को और फिर किसी और को सगीर के पास बिठा देंगे। इन मुलजिमों में से किसी को भी पता नहीं चल सकेगा कि इन्हें बारी बारी सगीर के पास बिठाया जा रहा है। मैं आपका मतलब समझ गया हूँ सर, सगीर ने कहा। मुझे ब्रीफिंग दे दें और मैं खुद भी इनके साथ ऐसी बातें करूँगा कि इनके पर्दे उठ जाएंगे। मेजर जनरल ने घड़ी देखी, पूरा दिन गुजर गया था। मेजर जनरल ने यह फैसला दिया कि डॉक्टर रशीद और खालदा के ख़िलाफ़ अब कोई शक नहीं रहा, लेकिन अभी इन्हें इसी तरह अलग कमरे में रखा जाए। इस नई तजवीज़ पर अमल अगली सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। अगली सुबह सगीर ISI के हेडक्वार्टर के कमरे में कुर्सी पर बैठा था। ये कुर्सी एक बड़ी मेज़ के साथ रखी हुई थी। सगीर का हुलिया ऐसा था जैसे कई दिनों से नहाया नहीं और इसने मुँह हाथ नहीं धोया, और सर के बाल तो मिट्टी से आलूद थे और बिखरे हुए थे, लेकिन ये पता नहीं चलता था कि इन बालों पर मिट्टी डाली गई है। इसके चेहरे पर नीले से निशान ऐसे लगाए गए जैसे यहाँ इसे गोंद से या किसी और चीज़ से ज़रबे लगाई गई हों। वो मैली कुचैली सी खाकी पतलून और ऐसी गंदी सी बुनियान में मलबूस था। इसकी पीठ पर इस तरह लकीरें पेंट की गई जैसे इसे बेद मारे गए हों, और दो अफसरों ने बड़ी अच्छी तरह ब्रीफिंग दे दी और दो चार ऐसी बातें भी बता दी जिनका सगीर को पहले इल्म नहीं था। मेजर उस्मान के मुतल्लिक वो कुछ नहीं जानता था। कुछ बातें इसके मुतल्लिक भी बता दी गईं। महेंद्र, सुरेश कुमार और मुन्नी के साथ तो इसे खुद ही बातें करनी थी। वो खुद भी समझता था कि इस सारे नाटक का मतलब क्या है। कुछ देर बाद एक मेजर कमरे में दाखिल हुआ। इसके साथ मुन्नी थी। इस मेज़ के साथ एक और कुर्सी पड़ी थी। मेजर ने मुन्नी को उस कुर्सी पर बिठा दिया। वही मेजर ने सगीर से बड़े रौब से कहा, इस लड़की को तू जानता है? नहीं सर, सगीर ने खौफजदगी के लहजे में कहा और हाथ जोड़कर बोला, मैं इसे नहीं जानता सर जी, इसे पहली बार देख रहा हूँ। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, मेजर ने डांट डपट के लहजे में कहा। मुझे एक और हुक्म मिल गया है, मैं उधर जा रहा हूँ। इतनी देर यहाँ चुप करके बैठे रहना, आपस में कोई बात नहीं करनी। संतरी बाहर खड़ा है, इसने सुन लिया तो मैं इसे कह चला हूँ कि तुम दोनों को मुर्गा बनाकर तुम्हारी छित्रौल कर देगा। नहीं सर जी, सगीर ने फिर हाथ जोड़ दिए और रोती हुई आवाज़ में कहा, मैं उसके साथ कोई बात नहीं करूँगा। मुझे तो मालूम ही नहीं है ये कौन है। अब बक बक बंद करो, मेजर ने कहा और बाहर को चल पड़ा।